नमस्कार साथियों। गार्गी क्लासेस के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पर आप सभी का स्वागत है। मैं रामेश्वर वर्मा आज अपने राजस्थान के इतिहास के अंदर आधुनिक राजस्थान की जो सीरीज है उसको प्रारंभ करने जाएंगे। ये आपके राजस्थान की जितनी भी भर्ती परीक्षाएं हैं, चाहे वो किसी भी प्रकार से हो, चाहे आपके राजस्थान कर्मचारी चयन आयोग की हो, चाहे आपके आरपीएससी की हो, उन सभी की भर्ती परीक्षाओं के अंदर हमारे द्वारा ये गार्गी क्लासेस के द्वारा ये किया गया प्रयास आपके लिए जो है भविष्य के अंदर एक उज्जवल भविष्य की कामना के लिए आपके आने वाले भविष्य में होने वाले विभिन्न प्रतियोगी परीक्षाओं में आने वाले प्रश्नों के लिए भी आपके लिए उपयोगी सिद्ध होगा। तो आज अपने आगे प्रारंभ करते हैं राजस्थान का इतिहास, और इस राजस्थान के इतिहास के अंदर अपने आधुनिक राजस्थान के इतिहास की जो सीरीज है उसको अपने प्रारंभ करेंगे। अपने जो आज चर्चा करने वाले हैं वह अपने रहेगा राजस्थान का आधुनिक इतिहास। क्या रहेगा आपके राजस्थान का आधुनिक इतिहास। आज अपने जो है वो राजस्थान का आधुनिक इतिहास है, उसकी सीरीज को अपने जो है वो प्रारंभ करने जा रहे हैं। इसके अंदर अपने देखना है कि किस प्रकार से जो अपने चर्चा करनी है आधुनिक इतिहास के अंदर, क्योंकि हमने जितने भी पीछे जो भी भर्ती परीक्षाएं हुई है उनमें अपने देखा है कि राजस्थान का इतिहास जो है उसमें जो आपके आधुनिक इतिहास है वह आपके बड़ा ही महत्वपूर्ण रहता है। राजस्थान का जो आधुनिक इतिहास है उसमें से आपके महत्वपूर्ण प्रश्नों का संग्रह जो अपने हैं विभिन्न प्रतियोगी जो परीक्षाएं हैं उनमें अपने को देखने को मिला है। तो ये सीरीज जो अपने प्रारंभ करने जा रहे हैं इसमें आपके जितने भी राजस्थान के आधुनिक इतिहास के जो भी महत्वपूर्ण टॉपिक आपके लगते हैं उनके अपने जो है वो क्रम से एक व्यवस्थित ढंग से शुरू से अपने जो है उनकी अपने क्या करेंगे चर्चा करेंगे, ताकि आपके भविष्य में होने वाली जितनी भी परीक्षाएं हैं उनके लिए ये जो है वो एक अच्छी उम्मीद के साथ एक अच्छी उमंग के साथ में आपके ये मैटर जो है वो कारगर सिद्ध हो, और आप जो है एक अच्छे इस प्रयास के साथ आप हमारे साथ जुड़े रहिए, जिसके कारण आपके भविष्य में होने वाली प्रतियोगी परीक्षाओं के अंदर आपके ये जो है वो बहुत ही उपयोगी सिद्ध होने वाला है। हमारे द्वारा ये उपलब्ध करवाया गया आपके आधुनिक इतिहास का जितना भी मटेरियल है वो आपके लिए एक उपयोगी सिद्ध होगा। इसके अंदर अपने जो प्रारंभ करने जा रहे हैं आधुनिक इतिहास के अंदर कौन कौन से आपके टॉपिक महत्वपूर्ण रहने वाले हैं अपने उनकी चर्चा करेंगे। तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है कि इसमें सबसे पहले अपने जिसकी चर्चा करेंगे वह टॉपिक है आपके 1857 की क्रांति का। कौन सा टॉपिक रहेगा सबसे पहले आपके 1857 की क्रांति का। क्रांति के अंदर अगर अपने चर्चा करेंगे तो इसके अंदर आपके सबसे पहले क्रांति के कारण की चर्चा करेंगे। भी राजस्थान में 1857 की क्रांति के क्या क्या कारण रहे हैं उनके बारे में चर्चा करेंगे। इसके साथ साथ हम उसके बाद में क्रांति के जो है वो विस्तार है उस विस्तार की चर्चा करेंगे कि राजस्थान में 1857 की जो क्रांति है वो किस प्रकार से किन किन स्थानों पर हुई थी अपने उनकी चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ कारण विस्तार और विस्तार के बाद में अपने जो है इसके परिणाम की चर्चा करेंगे कि क्रांति का जो राजस्थान में जो परिणाम है वो आपके क्या रहा। उसके साथ साथ अपने जो है कारण विस्तार परिणाम और इसके साथ साथ में अपने क्रांति के जो महत्व है 1857 की क्रांति का जो महत्व है वो क्या रहा अपने उसकी भी चर्चा करने वाले हैं। इसके साथ साथ अपने कुछ क्रांति से संबंधित अन्य महत्वपूर्ण जो तथ्य हैं उन अन्य महत्वपूर्ण तथ्यों के बारे में अपने इसके अंदर जो है वो चर्चा करने वाले हैं। तो आज अपने जो टॉपिक प्रारंभ करने जाएंगे वो 1857 की क्रांति का है। इसके साथ ही मैं आपको और बता देता हूँ कि राजस्थान के आधुनिक इतिहास में अपने आगे की सीरीज में क्या क्या पढ़ने वाले हैं उसके भी अपने जो है वो साथ में ही अपने यहाँ मैं आपको टॉपिक जो है वो बता देता हूँ कि क्या सीरीज अपने रहने वाली है। इसके बाद में अपने जो यहाँ पर दूसरा टॉपिक रहेगा वो आपके रहेगा राजस्थान में किसान आंदोलन। किस नाम से रहेगा? राजस्थान में किसान आंदोलन के नाम से रहेगा। किस नाम से रहेगा? राजस्थान में किसान आंदोलन के नाम से। फिर राजस्थान में यही अपने इसके प्रकार से अपनी चर्चा करेंगे कि राजस्थान में जो किसान आंदोलन हुए हैं उनके भी आपके क्या क्या कारण रहे हैं, और उसके बाद में राजस्थान के किस किस क्षेत्र के अंदर जो है वो किसान आंदोलन हुए हैं अपने इन सब की क्या करने वाले हैं इसके अंदर चर्चा करने वाले। इसके अलावा अपने जो तीसरा टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा वह रहेगा आपके राजस्थान में जनजाति आंदोलन। कौन सा रहेगा?
राजस्थान में जनजातीय आंदोलन। अपने इन जनजातीय आंदोलन की चर्चा करने वाले हैं कि राजस्थान में जो प्रसिद्ध जनजातियां रही है, जैसे मीणा है, जैसे भील है, गरासिया है, इन्होंने क्या किया राजस्थान में अपने अधिकारों के लिए, किस प्रकार से इन्होंने आंदोलन किया और किस प्रकार से उस समय की जो सत्ता है उसका इन्होंने विरोध किया, ये अपने जनजातीय आंदोलन में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अपना जो चौथा महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपके राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। किस नाम से रहेगा आपके राजस्थान में प्रजामंडल आंदोलन। इनके भी अपने कारणों की चर्चा करेंगे और प्रजामंडल आंदोलनों के होने के क्या उद्देश्य रहे थे इनके बारे में भी अपने साथ में चर्चा करने वाले हैं। इसके अलावा अपना पांचवा जो महत्वपूर्ण टॉपिक रहेगा वह रहेगा आपके राजस्थान में जन जागरण के नाम से। किस नाम से? जन जागरण के नाम से। हालांकि अपने जन जागरण जितने भी प्रजामंडल है, किसान आंदोलन है, जनजातीय आंदोलन है, जो भी चीज पढ़ेंगे इसके अंदर जन जागरण के रूप में जो है ये आ भी जाएंगे, लेकिन इनको एक साथ व्यवस्थित तरीके से अपने जो है वो जन जागरण के टॉपिक में अपने पढ़ने वाले हैं, जिसके अंदर आपके कौन कौन सी राजनीतिक संस्थाएं स्थापित हुई थी, कौन कौन सी सामाजिक संस्थाएं अपने राजस्थान में बनी थी, इसके साथ साथ राजनीतिक सामाजिक संस्थाओं के साथ साथ आपके कौन कौन से न्यूज़पेपर जो है उनके माध्यम से कौन कौन सी घटनाएं, किस प्रकार से आंदोलनों को उनमें प्रकाशित किया गया, ये सभी चीजें अपने राजस्थान के जन जागरण के अंदर अपने जो है वो पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा अपने जो छठा टॉपिक महत्वपूर्ण रहेगा वह रहेगा आपके राजस्थान में या आधुनिक राजस्थान में जो प्रमुख व्यक्तित्व हैं, प्रमुख व्यक्तित्व हैं, इन व्यक्तित्व का क्या क्या योगदान रहा है, प्लस राजस्थान के इतिहास में, आधुनिक इतिहास में किन किन महिलाओं का योगदान रहा है, कि किस प्रकार से कौन कौन सी महिलाएं जो है वो इन आंदोलनों के अंदर जो है वो अपनी अग्रणी भूमिका निभाएगी और एक तरह से आंदोलनों को सफल बनाने में इनका महत्वपूर्ण योगदान रहेगा। किस किस महत्वपूर्ण व्यक्ति का इसके अंदर जो योगदान रहा है वो अपने इसके बाद में जो है वो इस टॉपिक में अपने पढ़ने वाले हैं। इसके अलावा आपका जो अगला महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है वह आपके रहता है राजस्थान का एकीकरण। कौन सा रहता है? राजस्थान का एकीकरण। तो अगला अपना जो महत्वपूर्ण टॉपिक अपने पढ़ने वाले हैं वो कौन सा है? राजस्थान का एकीकरण। तो ये अपनी जो सीरीज है आधुनिक राजस्थान के इतिहास की, अपने कुछ आगे घंटों में जो है इस सीरीज को अपने पूरा करेंगे। उम्मीद करता हूं कि यह मैटर जो है आपके लिए कारगर सिद्ध होगा। तो अपने अब प्रारंभ करने जा रहे हैं राजस्थान के आधुनिक इतिहास का जो पहला टॉपिक है आपके 1857 की क्रांति। अपने इस 1857 की क्रांति की चर्चा करने वाले हैं। तो आपके पहला और महत्वपूर्ण टॉपिक रहता है आपके 1857 की क्रांति। तो अपना जो मेन हेडिंग है वो ये है 1857 की क्रांति। ठीक है, 1857 की क्रांति जो है, आपको सबसे पहले ये देखना है कि ये जो क्रांति शब्द है, इस क्रांति शब्द का क्या तात्पर्य है। जो आपके क्रांति शब्द है, इस क्रांति शब्द का क्या तात्पर्य है? तो ध्यान रखना, जो क्रांति है, इस क्रांति का अर्थ होता है परिवर्तन। कह सकते हो आप इसको, एक आप इसको बदलाव के रूप में भी ले सकते हो, परिवर्तन या बदलाव। ठीक है ना, एक तरह से आमूल चूल परिवर्तन जो है वो आपके क्रांति शब्द के अर्थ के रूप में आप लगा सकते हो कि उस समय जो है जो शासन व्यवस्था थी, जो सत्ता थी, उस सत्ता के विरुद्ध भारतीय जनता, राजस्थान की जनता के द्वारा उनका जो विरोध किया गया, उनके नियमों का विरोध किया गया, उनके जो कानून लाए गए उनका विरोध किया गया, और उनका जो शोषण, किस प्रकार से वो लोग जो है वो भारतीय जनता पर शोषण कर रहे थे, किस प्रकार से उन्होंने भारतीय जनता पर अलग अलग तरह के कर जो थोप रखे थे, उनका जो विरोध किया गया। उसके बाद में जो हमारे शासन व्यवस्था के अंदर यहाँ पर जो अंग्रेजी सत्ता जो संचालित कर रही थी शासन व्यवस्था, उसके अंदर किस प्रकार से जो परिवर्तन आया है, वह सारी चीजें अपने जो है वो इसके क्रांति के जो है वो अर्थ के रूप में आप ले सकते हो कि क्रांति शब्द का तात्पर्य जो है वो क्या है? एक तरह से परिवर्तन है, बदलाव है। क्या है? परिवर्तन है और बदलाव है, कह सकते हो आप। ठीक है ना, परिवर्तन और बदलाव कह सकते हो। अब अपने जो चर्चा करने वाले हैं वो है क्रांति के कारण। 1857 की क्रांति के क्या कारण हैं? देखो, राजस्थान में कारणों को समझने से पूर्व आपको थोड़ा सा भारत में जो क्रांति हुई है उसकी थोड़ी सी पृष्ठभूमि समझनी पड़ेगी। अपने भारत की क्रांति को बाद की सीरीज में अपने डिटेल से पढ़ेंगे, लेकिन इससे पूर्व जब अपने राजस्थान की क्रांति पढ़ रही हैं, इनमें यदि कारण पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा सा आपको जो है वो भारत की क्रांति का जो है वो नॉलेज होना चाहिए कि भारत में किस प्रकार से क्रांति के कारण रहे थे। ठीक है ना, क्योंकि वही कारण राजस्थान पर भी प्रभाव डालेंगे।
जिसके कारण यहाँ पर क्रांति होगी। तो भारत में जैसे क्रांति की बात करें कारणों की, तो सबसे बड़ी सत्ता जो है वो एक तरह से आप कह सकते हो कि भारत में जो कारण रहा है वो रहा है आपके, कौन सा कारण रहा है आपके भारत में क्रांति का, एक राजनीतिक कारण। अपने ज्यादा डिटेल से नहीं जाएंगे भारत के अंदर क्रांति के कारणों पर, लेकिन फिर भी आपको थोड़ी सी इस बात का नॉलेज होना चाहिए कि भारत में क्रांति का जो है वो क्या कारण रहे थे। सबसे पहले आपके जो इसके अंदर राजनीतिक कारण में अगर बात करें अपने, तो उस समय भारत के जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, जो मुगल बादशाह हुआ करते थे, उस मुगल बादशाह का नाम था बहादुर शाह। क्या नाम था? बहादुर शाह। तो भारत के मुगल बादशाह जो है वो कौन थे? तो बहादुर शाह थे। तो उस समय जो अंग्रेजी शासन व्यवस्था थी, उस शासन व्यवस्था ने क्या किया, बहादुर शाह को, इनका जो है, इनसे बादशाह की उपाधि छीन ली गई, इनसे लाल किला छोड़ने को जो है वो मजबूर कर दिया गया, जिसके कारण भारत की जो सबसे बड़ी सत्ता थी वो एक तरह से अंग्रेजों से नाराज हो गई थी। तो भारत की बड़ी सत्ता उस समय जो है वो अंग्रेजों से नाराज हुई। इसका मतलब एक तरह से ये क्रांति का क्या रहता है, आपके राजनीतिक कारण रह सकता है। इसके अलावा अगर हम बात करें, तो दूसरा अगर राजनीतिक कारण में बात करें, तो उस समय भारत में एक सत्ता थी जिसका नाम था अवध प्रांत। और अवध जो प्रांत था, इस अवध प्रांत को जो अंग्रेज है उन्होंने क्या किया, इस अवध प्रांत पर कुशासन का आरोप लगाकर, कौन सा आरोप लगाकर? कुशासन का आरोप लगाकर सन 1856 ईस्वी के अंदर इसको जो है वो हड़प लिया था, क्योंकि यहाँ के शासक थे जिसका नाम था वाजिद अली शाह, उनसे ये सत्ता छीन ली गई थी। तो यदि आपके किसी भी प्रकार से भारत में पूछे कि भारत में कुशासन का आरोप लगाकर कौन से प्रांत को हड़प लिया था, तो आपके नाम आ सकता है कौन सा? अवध प्रांत। तीसरा महत्वपूर्ण यदि राजनीतिक कारण के अंदर अगर अपने बात करें, तो वो कौन सा रहता है? तो तीसरा महत्वपूर्ण कारण आपके राजनीतिक कारण में यह रह सकता है कि एक प्रांत था जिसका नाम था, एक साम्राज्य था मराठा। मराठा साम्राज्य में जो प्रधान पद हुआ करता था, जो इनकी अष्ट प्रधान मंत्रिमंडल थी, इसका जो प्रधान पद हुआ करता था वो हुआ करता था आपके पेशवा का। प्रधान पद कौन सा था? पेशवा। और पेशवाओं में बात करें तो अंतिम जो पेशवा थे उस समय, उस पेशवा का नाम था बाजीराव सेकंड। कौन थे? बाजीराव सेकंड उस समय जो पेशवा हुआ करते थे। पेशवाओं में जो अंतिम पद था वो बाजीराव सेकंड, ये पेशवा हुआ करते थे। और इनके कोई पुत्र नहीं था, इसीलिए इनको जो है इन्होंने अपना दत्तक पुत्र बनाया था। और वो दत्तक पुत्र इन्होंने जिसको बनाया था वो किसको बनाया? आपके नाना साहब को बनाया। किसको बनाया? नाना साहब को इन्होंने अपना दत्तक पुत्र बनाया। अब क्या है कि ये पेशवा जो बाजीराव है, इनको वार्षिक पेंशन मिलती थी 8 लाख रुपए की। कितनी? 8 लाख रुपए की वार्षिक पेंशन मिलती थी। जैसे ही बाजीराव के बाद में नाना साहब पेशवा बने, ये पेशवा पद के लिए मिलती थी इनको पेंशन। जैसे ही नाना साहब जो है पेशवा बने, तो बाजीराव द्वितीय की अंग्रेजों ने यह कहते हुए, या नाना साहब की अंग्रेजों ने यह कहते हुए जो है पेंशन बंद कर दी कि यह पेंशन हम बाजीराव को व्यक्तिगत रूप से देते थे, न कि पेशवा पद के लिए। तो एक तरह से पूरा मराठा साम्राज्य नाराज हो गया। और क्रांति की जो योजना बनेगी वो एक तरह से इसी के आधार पर ही बनेगी। यही जाएंगे क्रांति की योजना बनाने के लिए नाना साहब वगैरह, जो इनके सहयोगी थे अजीमुल्ला खां, रंगोजी बापू जो हैं, वो जाएंगे लंदन के अंदर अपनी पेंशन बंधवाने के लिए राजाओं की। और जिसके कारण वो जो है वहां पर एक क्रांति की क्या बनाकर तैयार करेंगे? एक योजना तैयार करेंगे, है ना। तो एक तरह से इसके अलावा अंग्रेज राजनीति कारण में अपने एक चर्चा ये भी कर सकते हैं कि लॉर्ड डलहौजी गोद निषेध नीति लेकर आए। गोद निषेध नीति का मतलब यह है कि यदि किसी शासक के, यदि किसी रियासतदार के कोई पुत्र नहीं है, तो किसी अन्य के पुत्र को गोद नहीं ले सकता। यदि किसी शासक के, यदि किसी रियासतदार के कोई पुत्र नहीं है, तो वो अन्य के पुत्र को गोद नहीं ले सकता। उसका साम्राज्य अंग्रेजी साम्राज्य में मिला दिया जाएगा। तो इस प्रकार से जो है कि ये गोद निषेध नीति थी, जिससे बहुत सारे ऐसे प्रांत थे जो हड़प लिए थे, जिसमें अपने सतारा है, संबलपुर है, जेतपुर है, बघाट है, ये सारे प्रांत भारत के अंदर जो हड़प लिए गए थे, जो कि आपके 57 की क्रांति का क्या बन सकता है? एक कारण बन सकता है। मतलब अपने बड़े बड़े बातों में चर्चा की कि किस प्रकार से आपके जो राजनीतिक कारण है वो बन सकता है। ये राजनीतिक कारण आपके राजस्थान में भी रहेगा, इसको भी मैं थोड़ा सा अलग से बताऊंगा अभी किस प्रकार से जो है अंग्रेजों की जो नीतियां रही थी, वो नीतियां राजस्थान के अंदर जो है वो एक क्रांति का कारण के रूप में हमारे सामने आती है। ठीक है, इसके बाद में अपने जो दूसरा कारण आपके रहता है, वो कारण अपने दो कारणों को एक साथ ले सकते हैं, जिसमें महत्वपूर्ण दूसरे कारण में आपके जो है
सामाजिक व आर्थिक कारण को भी आप ले सकते हैं। सामाजिक व धार्मिक कारण को ले लेते हैं एक साथ। कौन से कारण को? सामाजिक व धार्मिक। फिर किस प्रकार से आपके जो क्रांति का जो सामाजिक व धार्मिक कारण रहा है, अपने इसकी जो है वो चर्चा कर सकते हैं। तो सामाजिक व धार्मिक कारण में यदि अपने चर्चा करें तो मेन बात आपको ध्यान रखनी है कि 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, जो 1813 ईस्वी का जो चार्टर एक्ट था, इस चार्टर एक्ट में भारत में क्या हुआ, जो ईसाई मिशनरियां थी, मिशनरियां मतलब जो संगठन ईसाई लोग बनाकर आए थे, ये जो ईसाई मिशनरियां थी, इन ईसाई मिशनरियों के आने की परमिशन मिल गई। भारत में ईसाई मिशनरियों के आने की परमिशन मिल गई और ये भारतीयों का जबरदस्ती क्या परिवर्तन करवाते, आपके धर्म परिवर्तन करवाते। भारतीयों का क्या परिवर्तन करवाने लगे? धर्म परिवर्तन करवाने लगे। जबरदस्ती इनको क्या बनाने लग गए थे? ईसाई बनाने लग गए थे, जिसके कारण भारतीय जनता तो नाराज होनी होनी। इसके अलावा भारत के अंदर बहुत सारी ऐसी प्रथाएं प्रचलित थी जिसमें आप कह सकते हो कि जैसे कन्या जो है, सबसे पहले आपके बाल विवाह कह सकते हो, सती प्रथा, दास प्रथा, नरबली, इस प्रकार की कुछ प्रथाएं थी। और इन चीजों को क्या है कि अंग्रेजों ने बंद कर दिया। इन चीजों पर अंग्रेजों ने, इन प्रथाओं पर बैन लगा दिया, जिसके कारण भारतीय जनता भी जो है वो अंग्रेजों से एक तरह से नाराज हुई और विधवा विवाह को इनके द्वारा क्या दिया गया था? प्रोत्साहन दिया गया, जिसके कारण भी जो भारतीय जनता, एक तरह से भारतीय समाज जो है इन अंग्रेजों से क्या हो गया था? नाराज हो गया था। ये सारे के सारे आपके जो है वो क्रांति के आपके सामाजिक और धार्मिक दोनों कारण के रूप में आप इसको ले सकते हो कि भी किस प्रकार से इनका जो सामाजिक व धार्मिक कारण जो है वो इनका इस रूप में रहा है। ठीक है ना? अपने ज्यादा डिटेल से भारत के इतिहास में ही पढ़ेंगे, लेकिन थोड़ा थोड़ा मैं आपको बता देता हूँ। इसके अलावा आपके आर्थिक कारण के रूप में भी आप थोड़ा सा ध्यान रख सकते हो कि आर्थिक कारण क्रांति के क्या रहे हैं। तो आर्थिक कारण के अंदर यदि अपने चर्चा करें इसके अंदर, तो आर्थिक कारण में सबसे बड़ी बात जो थी वो बहुत प्रकार के क्या थे? कर लगाए। क्या थे? अंग्रेजों के द्वारा बहुत प्रकार के क्या लगाए गए थे? कर लगाए गए, जिसके कारण भारतीय जो आर्थिक स्थिति थी भारत की, वह क्या हो गई? कमजोर हो गई। इसके अलावा अगर अपने इसमें आर्थिक कारण में देखें तो इंग्लैंड के जो क्षेत्र है, जिनका नाम है आप कह सकते हो मैनचेस्टर है, लंकाशायर है, इन स्थानों पर क्या है कि उद्योग धंधे स्थापित हो गए। इंग्लैंड के अंदर इन स्थानों पर उद्योग धंधे स्थापित हो गए, और जब ये यहाँ इन स्थानों पर उद्योग धंधे स्थापित हुए, तब भारत से क्या होता? कच्चा माल जाता। क्या होता? भारत से कच्चा माल जाता, और ये कच्चा माल यहाँ पर इंग्लैंड के इन उद्योगों में तैयार होकर भारत में ही वह पर क्या जाता? महंगे दामों पर बेच दिया जाता। भारत में ही वह महंगे दामों पर क्या कर दिया जाता? बेच दिया जाता, जिसके कारण जो है वो भारत से ही कच्चा माल गया, इंग्लैंड में तैयार हुआ, भारत में ही लाकर महंगे दामों पर बेच दिया, जो एक तरह से आपके जो है, जिसके कारण भारतीयों की स्थिति जो है, आर्थिक स्थिति वो कमजोर हो गई। और भारतीय जो हस्तशिल्प उद्योग था, उस हस्तशिल्प उद्योग जो है, भारत का जो हस्तशिल्प जो उद्योग था, वो हस्तशिल्प उद्योग भी एक तरह से जो है कि इन अंग्रेजों के इन नीतियों के, इन शासन के जो है वो एक तरह से चपेट में आ गया था। किस प्रकार से कि अंग्रेज एक अधिनियम लेकर आए, जिस एक प्रथा थी एक तरह से, उसका नाम क्या था? दादनी प्रथा। दादनी प्रथा का मतलब यह है कि जो भारतीय हस्तशिल्प थे वो क्या है कि वो उनके पास में जाते, एक साल के आपके अग्रिम धनराशि देकर, एक साल के लिए या जितने भी वर्ष का जो कॉन्ट्रैक्ट होता या कॉन्ट्रैक्ट बेस पर उनको काम दे दिया जाता, जिसके कारण जो है वो हस्तशिल्प उद्योग जो है वो एक तरह से इनके चपेट में आ गया, जिसके कारण वो अपना जो एक तरह से खुला व्यापार करते थे या किसी भी प्रकार से जो अपना व्यापार करते थे, वो एक तरह से इनमें ही बंद कर रह गए। मतलब मेरे कहने का भावार्थ यह है कि दादनी प्रथा एक प्रकार से इस प्रकार की प्रथा थी जिसमें अंग्रेजों के द्वारा भारतीय हस्तशिल्पियों को अग्रिम धनराशि दे दी जाती और कहा जाता कि अब आप हमारे लिए कार्य करोगे। अब वो साल में मान लो 15,000 का मुनाफा कमा रहे हैं, तो अंग्रेजों ने उनको 10,000 रुपए दे दिए, ठीक है, तो आप एक साल के लिए हमारे लिए कार्य करोगे। तो इस प्रकार से जो है कि आपके भारत की आर्थिक स्थिति जो है वो एक तरह से कमजोर हो गई थी। और इस बात को बताने वाले भी अपने एक धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था भारत में, जिसका नाम था दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने जो धन निष्कासन का सिद्धांत प्रस्तुत किया था, उसके माध्यम से उन्होंने बताया था
कि कितना धन अपना जो है वो भारत से क्या किया जा रहा है, बाहर जा रहा है। ठीक है ना, कितना धन अपना भारत से बाहर जा रहा है। ये आपके जो भारत की अपनी दृष्टि से बात करें तो आपके किस प्रकार के जो कारण रहेंगे वो आपके आर्थिक कारण के रूप में आप ले सकते हो। इसके बाद में अपने जो चर्चा करने वाले हैं वो आपके क्रांति का जो चर्चा करेंगे कारण के रूप में, वो आपके तत्कालिक कारण है। और थोड़ा सा अपने रूप में देख लेते हैं कि सैनिक कारण। अब क्या है कि अधिकारी तो ब्रिटिश ही थे, मेन सेनापति तो मतलब मेन ब्रिटिश अधिकारी थे और उनके अंडर में भारतीय सेना कार्य कर रही थी। ठीक है ना, जब सेना के साथ में जो व्यवहार जो है वो सही नहीं हो रहा था भारतीय सेना के साथ में, तो कई स्थानों पर भारतीय सेना ने भी इन अंग्रेजों के खिलाफ क्या कर दिया था, एक तरह से विद्रोह कर दिया था, है ना। जैसे अपने सबसे पहले बात करते हैं कि बक्सर के युद्ध जो हुआ था 1764 ईस्वी में, उस युद्ध के अंदर जो है वो हेक्टर मुनरो की जो सेना थी जिसमें भारतीय सैनिक थे, उन्होंने हेक्टर मुनरो का विद्रोह करके जो है कि वो अपने सामने वाली जो हिंदू सेना थी उनके जो है उनमें भाग ले लिया था, उन्होंने उनकी शरण में एक तरह से चले गए थे या उनकी तरफ से वो युद्ध करने लग गए थे। इस प्रकार के जो कार्य हो रहे थे ये सैनिक कारण बना। इसके अलावा इनके वेतन में लेकर बहुत अंतर था। भारतीय सैनिक को 7-8 रुपए जो है वो मासिक वेतन मिलता था। ठीक है ना, वेतन जो है वो भारतीय सैनिक को 7-8 रुपए मासिक वेतन मिलता। वहीं पर कोई अंग्रेज सैनिक जो थे वो अंग्रेज सैनिक को उनको 70, 80, 90 इस रुपए इसके हिसाब से जो है आपके वो वेतन दिया जाता था, जिसके कारण भारतीय जनता जो है, भारतीय जो सैनिक है वो अंग्रेजों से क्या हो गए थे, एक तरह से नाराज हो गए थे। ठीक है ना, भारतीय जो सैनिक है वो इनसे नाराज हो गए थे। इस प्रकार के कार्य जो है आपके आते हैं। अब अपने जो मेन चर्चा करने वाले हैं वो कर रहे हैं अपने तत्कालिक कारण। कौन से कारण की? तत्कालिक कारण। तत्कालिक कारण में देखेंगे कि तत्कालिक कारण से पूर्व अपने क्रांति की योजना बना लेते हैं। क्रांति की योजना जो है वो किस प्रकार से, देखो क्या हुआ कि क्रांति की योजना के अंदर अपने देखें तो मेन व्यक्ति वही अजीमुल्ला खां, नाना साहब के सहयोगी थे अजीमुल्ला खां, और अजीमुल्ला खां और सतारा के शासक के सहयोगी थे जिनका नाम था रंगोजीबा। क्या नाम था? रंगोजीबा। और ये जो लोग हैं ये गए हुए थे लंदन। जब इनकी बात को वहां पर नहीं सुना गया उसी समय इन्होंने क्या किया, वहीं पर ही एक बना ली इन्होंने, क्या? चपाती। और कहते हैं कि एक वहीं पर इन्होंने जो है वो एक तरह से क्या बना लिया, कमल का फूल, और कहा कि आने वाली 31 मई, कब? आने वाली 31 मई 1857 को हम पूरे भारत में क्या कर देंगे, क्रांति कर। कि आने वाली 31 मई 1857 को पूरे भारत में क्रांति कर दी जाएगी। कमल के फूल चपातियां घर घर बांटी जाएगी। कमल का फूल जो है वो उच्च कुल का प्रतीक था और जो चपाती है वो एक तरह से निम्न कुल का प्रतीक के रूप में जो है वो रखी गई थी। तो आप एक तरह से कह सकते हो कि ये दोनों जो है वो क्या रखे गए, आपके क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में इनको रखा। किस रूप में? क्रांति के प्रतीक चिन्ह के रूप में जो है इन सबको रखा गया। और क्रांति का दिन जो भारत में तय किया गया वो तय किया गया था 31 मई 1857। भारत में जो क्रांति का दिन तय किया गया था वो क्या किया गया, आपके 31 मई 1857 जो है वो भारत में क्रांति का दिन तय किया गया था। इंपॉर्टेंट बात है, आपको ध्यान रखना है। लेकिन क्या हुआ, इससे पूर्व आपके एक तत्कालिक घटना जो है वो घटित हो गई थी। क्या हो गई थी? एक तत्कालिक घटना। अपने इसकी चर्चा करेंगे कि क्रांति का जो तत्कालिक घटना घटित हुई वो क्या हुई थी। तो आपके एक यहां पर छावनी है, जिस छावनी का नाम है बैरकपुर छावनी। क्षेत्र कौन सा? बंगाल। बंगाल, बैरकपुर छावनी। और 34वीं रेजिमेंट, 34वीं क्या थी? रेजिमेंट थी, या आप इसको इस प्रकार से भी लिख सकते हो BNI, 34वीं BNI अर्थात बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। ठीक है ना, 34वीं BNI अर्थात बंगाल नेटिव इन्फेंट्री। और कौन सी सैनिक छावनी? बैरकपुर सैनिक छावनी, 34वीं BNI। यहां पर क्या हुआ था कि एक बंदूक चला करती थी पहले उस बंदूक का नाम था ब्राउन बेस। और इस ब्राउन बेस को जो है वो अपडेट करके इसका नया वर्जन आ गया जिसका नाम था एनफील्ड राइफल। क्या नाम था? एनफील्ड राइफल। और इस एनफील्ड राइफल के अंदर क्या था
कि गाय और सूअर की चर्बी लगी हुई थी। कुछ कहते हैं कि इस प्रकार की जो है वो अफवाह उड़ाई गई और कहा जाता है कि गाय और सूअर दोनों का जब नाम ले लिया गया तो हिंदू और मुसलमान दोनों ही भड़क गए थे, क्योंकि गाय जो है वो हिंदुओं के लिए पवित्र मानी जाती है और मुसलमान का जो ये जो सूअर है, इस सूअर का मांस जो है वो मुस्लिम धर्म में वर्जित बताया गया है। तो इस प्रकार से जो है कि दोनों का ही नाम लिया गया, तो इसीलिए ये जो हिंदू और मुस्लिम हैं वो दोनों ही भड़क गए थे। और एक छावनी है बैरकपुर, और यहाँ पर एक प्रसिद्ध सैनिक हुआ करते थे जिसका नाम क्या था, मंगल पांडे। मंगल पांडे को जब इस बात का पता चला, तो ये घटना है आपके 29 मार्च की। कब की घटना है ये? 29 मार्च की घटना है कि मंगल पांडे को जब ये पता चला कि इसमें गाय और सूअर की क्या लगी हुई है, आपके चर्बी लगी हुई है, तो 29 मार्च 1857 ईस्वी को मंगल पांडे ने क्या किया, इसी बैरकपुर छावनी के दो अंग्रेज जिनमें नाम आता है लेफ्टिनेंट बाग और जनरल ह्यूसन, इन दोनों की क्या कर दी गई थी, एक तरह से हत्या कर दी। और 29 मार्च के दिन ही मंगल पांडे को क्या कर लिया गया था, गिरफ्तार कर लिया गया। और मंगल पांडे को गिरफ्तार करके 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या दे दी गई थी, फांसी दे दी गई थी। 8 अप्रैल 1857 ईस्वी को मंगल पांडे को क्या दे दी गई, फांसी दे दी गई। मंगल पांडे भारत का क्या कहलाता है, पहला शहीद कहलाता है। मंगल पांडे भारत का पहला शहीद कहलाता है। बताते हैं कि जब मंगल पांडे को फांसी दी गई थी, इस बात की चर्चा नहीं की गई थी ज्यादा, ठीक है ना, क्योंकि विद्रोह हो जाता। तब बताते हैं कि यही बंगाल के कुछ सैनिकों ने ही या बैरकपुर छावनी के कुछ सैनिकों ने ही चर्बी वाले कारतूसों के प्रयोग से मना कर दिया और यहां से सीधे के सीधे एक क्षेत्र में आ गए जिसका नाम क्या था, मेरठ। और मेरठ में ही 10 मई 1857 ईस्वी को क्या कर दी, क्रांति कर दी। तो भारत में क्रांति का जो प्रारंभ हुआ था वो कब हुआ था, 10 मई को। कब हुआ, 10 मई को। कौन सी सैनिक छावनी में हुआ था, तो आपके नाम आ जाएगा मेरठ सैनिक छावनी, उत्तर प्रदेश। 10 मई को प्रारंभ हुआ, लेकिन हमने पढ़ा क्रांति का दिन 31 तारीख तय किया गया, 31 मई तय किया गया। हो सकता है क्रांति की असफलता का एक कारण यह भी माना जाता है कि क्रांति समय से पूर्व प्रारंभ होगी। बस अब अपने भारत का जो सिस्टम है या भारत की जो क्रांति प्रारंभ की है उसको अपने यही रोक देते हैं। आपको भारत में क्रांति का एक तरह से कारण समझ में आ गया और यही कारण लगभग आपके जो है वो राजस्थान के संदर्भ में रहेंगे। मेन फिर भी जो कारण है वो कारण मैं आपको बता देता हूं। अपने विशेषतः जो चर्चा करने वाले हैं वो राजस्थान के संदर्भ में ही करेंगे। मेन आपके जो राजस्थान के संदर्भ में यदि अपने चर्चा करें तो कारण यही था कि कर वगैरह तो थी, आर्थिक स्थिति वगैरह तो राजस्थान में कमजोर वैसे ही हो चुकी थी इन करों वगैरह के द्वारा, ठीक है ना। विरोध वैसे ही होने लग गया था। राजाओं हैं, सामंत वगैरह जो है ये भी जो एक तरह से नाराज भी हो गए थे, लेकिन वो बाद की स्थिति थी कि राजाओं ने ज्यादातर आपके जो अंग्रेजों का ही साथ दिया था। ये जो राजस्थान है इसमें वास्तव में ये जो अंग्रेजी शासन की नीतियां थी, किसकी, अंग्रेजी शासन की जो नीतियां थी वो नीतियां ही एक तरह से कारण रहेगी, ठीक है ना। क्या हुआ कि यहाँ पर उस समय मराठों का प्रभाव थोड़ा ज्यादा था राजस्थान पर। राजस्थान में मराठा जो है वो एक तरह से हर रियासत के उत्तराधिकारी संघर्ष में हस्तक्षेप करने लग गए थे। हर रियासत के अंदर मराठा जो है वो हस्तक्षेप करने लग गए, जिसके कारण इन मराठों के आतंक के कारण राजस्थान के राजा, राजस्थान की जो रियासतें हैं वो नाराज हो गई। और उसी समय ही मराठों का जब आतंक है या मराठों का जो हस्तक्षेप है, एक थोड़ी सी बात आपको यहाँ ध्यान रखनी है कि मराठों का जो सर्वप्रथम राजस्थान में जिस उत्तराधिकारी संघर्ष में आपके हस्तक्षेप हुआ था वो आपके था बूंदी का उत्तराधिकारी संघर्ष। कौन से क्षेत्र का, बूंदी का उत्तराधिकारी जो संघर्ष था, इस बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में सबसे पहले जो है वो मराठों का क्या हुआ था, हस्तक्षेप हुआ था। बूंदी के उत्तराधिकारी संघर्ष में सबसे पहले मराठों का हस्तक्षेप हुआ है, ठीक है ना। तो अब क्या हुआ कि जो मराठा सत्ता थी इस समय एक नई जो शासन व्यवस्था है या एक नई कह सकते हो आप कंपनी है या एक नई व्यवस्था है उसकी राजस्थान में एंट्री होती है, जिनका नाम था अंग्रेज। अंग्रेजों ने क्या किया, राजस्थान के राजाओं से संधियां कर ली। अंग्रेजों ने क्या किया, जो राजस्थान के शासक थे या राजस्थान की जो रियासतें थी इन रियासतों से अंग्रेजों ने क्या कर ली, संधियां कर ली। और ये जो संधियां हुई इन संधियों को 1818 ईस्वी की संधियां या 1818 ईस्वी की
सहायक संधियों के रूप में जाना जाता है। किस रूप में? सहायक संधियों के रूप में जाना जाता है, जो आपके 1817 से लेकर 1823 के मध्य हुई है। कब से कब तक हुई थी? 1817 से लेकर 1823 ईस्वी के मध्य हुई थी ये सहायक संधियां। ये जो है एक तरह से इन सहायक संधियों का जो परिणाम निकला, वह परिणाम ही राजस्थान में 57 की क्रांति का एक तरह से कारण था। वही परिणाम 57 की क्रांति का क्या रहा है आपके राजस्थान में? एक तरह से कारण रहा है। इंपॉर्टेंट बात क्या कि ये जो सहायक संधियां थी, इनकी जो शर्तें थी कि जैसे अंग्रेजों ने कहा कि आपके मुसीबत आई तो हम काम आएंगे, हमारे मुसीबत आई तो आप काम आओगे। जब भी रियासती शासकों को अंग्रेजी सेना की आवश्यकता होगी तो रियासती शासकों की सहायता के लिए ब्रिटिश सैनिक जाएंगे, लेकिन उसका खर्चा राजस्थान के राजा उठाएंगे। राजस्थान की जो पूरी की पूरी शासन व्यवस्था है उसके ऊपर अपने एक बहुत बड़ी एजेंसी स्थापना करेंगे, उस एजेंसी का खर्चा राजस्थान के राजा उठाएंगे। हम अलग अलग रियासतों की शासन व्यवस्था को संचालित करने के लिए हम अलग अलग सैनिक टुकड़ियों का गठन कर देंगे, लेकिन उनका खर्चा भी राजस्थान के राजा उठाएंगे। मतलब धीरे धीरे मतलब एक तरह से आप कह सकते हो कि अंग्रेजों ने राजस्थान के राजाओं को गोली देना स्टार्ट कर दिया और अपने वालों ने ले भी ली, है ना। तो इस प्रकार से बताते हैं कि यहां पर इस प्रकार की जो व्यवस्थाएं थी, राजस्थान इन मराठों के आतंक से तो बच गया, लेकिन इन अंग्रेजों की चपेट में आ गया इन संधियों के कारण। तो आपके सिंपल बताया जाता है कि उस समय जो संधि करने वाला जो राजस्थान में अधिकारी आया था उसका नाम था चार्ल्स मैटकोप। कौन आया था? चार्ल्स मैटकोप। और उसी समय भारत के जो गवर्नर जनरल थे उसका नाम था लॉर्ड हेस्टिंग। जो भारत के गवर्नर जनरल थे उसका नाम क्या था? लॉर्ड हेस्टिंग्स। और उस समय राजस्थान में जो संधि करने वाला जो अधिकारी आया था उसका नाम क्या आता है आपके? चार्ल्स मैटकोप आता है। क्या नाम आता है आपके? चार्ल्स मैटकोप। ठीक है ना। अब इसमें आपके जो चर्चा करनी है विशेषता है वो ये है कि चार्ल्स मैटकोप आया और इन सहायक संधियों को, जो सहायक संधियां हुई है राजस्थान में, इन सहायक संधियों को राजस्थान में करने वाली पहली रियासत जो थी, प्रथम रियासत, उस प्रथम रियासत का नाम था आपके करौली। क्या नाम था आपके? करौली। करौली ने 1817 ईस्वी में, और यहाँ के शासक थे जिसका नाम था हरबख्श पाल सिंह, इन्होंने क्या की थी? अंग्रेजों के साथ में संधि कर ली थी। ठीक है ना। अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली? संधि कर ली थी। कारण के रूप में मैंने आपको बता दिया अभी क्या कारण रहे थे। और एक आपको यहाँ पर अंतिम रियासत भी रहती है, उस अंतिम रियासत का भी आपको ध्यान रखना है। अंतिम रियासत जो संधियां करने वाली थी उनका नाम था सिरोही। सिरोही ने सन 1823 ईस्वी में शासक थे जिसका नाम था शिव सिंह, इन्होंने अंग्रेजों के साथ में क्या कर ली थी? संधियां कर ली थी। ठीक है। तो इस प्रकार से संधियां हो गई है, कारण भी आपने पढ़ लिया। और क्या आपके 57 की क्रांति के कारण में रह सकता है कि इन्होंने कहा कि हम आपके आंतरिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे, आप किसी बाहरी रियासत के साथ हमारे से बिना परमिशन के आप जो है वो संधियां नहीं कर सकते, हम आपसे जो है बाहरी आक्रमणकारियों से हम आपकी सुरक्षा करें। इस प्रकार से जो इन्होंने कारण में कह दिया। लेकिन धीरे धीरे इन्होंने क्या किया? अपने स्वार्थ के लिए ही अंग्रेजों ने जैसे कोटा रियासत का विभाजन कर दिया, और कोटा रियासत का विभाजन करके एक नई रियासत जो है वो आपके आ गई जिसका नाम था झालावाड़। अर्थात 1838 ईस्वी में अंग्रेजों के द्वारा जो बसाई गई एक तरह से नवीनतम रियासत थी उसका नाम क्या था? झालावाड़ था। और धीरे धीरे अंग्रेज सत्ता जो है वो भारतीय रियासतों, राजस्थान की रियासतों के आंतरिक मामले में भी हस्तक्षेप करना प्रारंभ कर दी। ये एक तरह से इनका क्या रहा? कारण है। और अलग अलग स्थानों पर जो है ये क्या करेगी? सैनिक टुकड़ियां गठित करेगी, और ये जो सैनिक टुकड़ियां गठित करेगी यह वहां की व्यवस्था को संभालेगी। अब इनकी शर्त के अनुसार राजस्थान में एक तरह से क्रांति की ओर बढ़ते हैं। तो वास्तव में प्रारंभ में हुआ क्या कि सन 1832 ईस्वी में राजस्थान में मेन क्रांति आपके यहीं से एक तरह से प्रारंभ कर सकते हैं। अपने मेन जो अपने जो टॉपिक का नाम लिया था वो आपके यहीं से प्रारंभ होगा। वो पहले की पृष्ठभूमि थी, थोड़ा सा आपको उसको ध्यान रखना जरूरी है। राजस्थान के अंदर 1832 ईस्वी में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई थी। किसकी स्थापना की गई? राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई।
कि राजस्थान में 1832 ईस्वी में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई। तो राजपुताना रेजिडेंसी आपके कब बनी थी? आपके 1832 ईस्वी में बनी थी। कहां पर की गई? राजस्थान के अंदर, ठीक है ना। राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई और राजपुताना जो रेजिडेंसी है उसका जो मुख्यालय बनाया गया, वह मुख्यालय आपके बनाया गया कौन सा क्षेत्र है? अजमेर बनाया गया। कौन सा क्षेत्र बनाया गया? अजमेर बनाया गया। तो पूछा जा सकता है आपके राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना कब की गई? तो राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना आपके जो है वो कब की गई थी? 1832 ईस्वी में, जिसका मुख्यालय जो है वो कौन सा क्षेत्र बनाया गया? जिसका मुख्यालय आपके अजमेर बनाया गया। राजपुताना रेजिडेंसी का ग्रीष्मकालीन मुख्यालय, क्योंकि अंग्रेजों को थोड़ी गर्मी ज्यादा ही लगती थी, तो इसका जो ग्रीष्मकालीन मुख्यालय है, उसका ग्रीष्मकालीन जो मुख्यालय बनाया गया वो माउंट आबू बनाया। कब बनाया गया? माउंट आबू। 1845 में ये ग्रीष्मकालीन मुख्यालय बना था, माउंट आबू को बनाया गया। राजपुताना रेजिडेंसी के लिए राजस्थान में जो प्रधान पद लाया गया वो लाया गया आपके कौन सा? एजीजी का। कौन सा प्रधान पद लाया गया? एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। एजेंट टू गवर्नर जनरल। और राजस्थान के पहले जीजी जो आए थे उसका नाम क्या था? मिस्टर लोकेट। कौन थे राजस्थान के पहले जीजी? मिस्टर लोकेट। और ये सारे जो कार्य हुए थे उस समय भारत के गवर्नर जनरल थे जिसका नाम था विलियम बेटिक। क्या नाम था? विलियम बेटिक। और ये विलियम बेटिक के समय में ये सारे कार्य किए गए थे कि राजस्थान में राजपुताना रेजिडेंसी की स्थापना की गई, जिसका मुख्यालय अजमेर, जिसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय जो है वो माउंट आबू को बनाया गया, जिसके जो एजीजी थे, एजीजी जो पद आया उसके लिए प्रधान पद, और उसके पहले एजीजी जो बनाए गए वो कौन थे? मिस्टर लोकेट। अब अपने को ध्यान रखना है कि राजस्थान में 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी कौन थे? तो 1857 की क्रांति के समय जो राजस्थान के एजीजी आते हैं उनका नाम था आपके जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। 1857 की क्रांति के समय राजस्थान के एजीजी जो थे उसका नाम क्या था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या नाम था? जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस, ठीक है ना, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। क्या इससे पूर्व भी राजस्थान में संचालित करने के लिए कोई व्यवस्था थी? तो ध्यान रखना, इससे पूर्व भी एक पद था जिसे कहा जाता था रेजिडेंट फॉर राजपुताना। रेजिडेंट फॉर राजपुताना, ठीक है ना, अर्थात राजपुताने का रेजिडेंट था जो कहां बैठता था? दिल्ली में बैठता था। बस थोड़ी सी व्यवस्था ये भी ध्यान रखना है आपको कि क्या इस राजपुताना रेजिडेंसी से पूर्व भी कुछ ऐसा था? तो रेजिडेंट फॉर राजपुताना था और वो कहां बैठता था? आपके दिल्ली के अंदर बैठता था। कहां बैठता था? दिल्ली के अंदर। और उसके बाद में 1832 में आपके कौन सी एजेंसी आ गई थी जिसका नाम क्या था? राजपुताना रेजिडेंसी आ गई थी। सबसे जो बड़ा पद था भारत के अंदर वो था जीजी का। कौन सा पद था? जीजी। जीजी मतलब गवर्नर जनरल। किसका पद था? गवर्नर जनरल। जीजी के अंडर में जो काम करते थे वो कौन थे? एजीजी। एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। अर्थात ये एजेंट टू गवर्नर जनरल जो है एक तरह से राजस्थान के अंदर सबसे बड़ा पद कह सकते हैं। एजेंट टू जो गवर्नर जनरल है वो एक तरह से राजस्थान में बड़ा पद कह सकते हैं। एजेंट टू गवर्नर जनरल के अंडर में राजस्थान में जो थे उनका नाम क्या था? पीए। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। पॉलिटिकल एजेंट। पीए कौन थे? पॉलिटिकल एजेंट। इसके बाद में भी एक पद आता है जैसे ए मतलब एडवोकेट एजेंट आप इनको कह सकते हो, लेकिन मूलतः आपको ये तीन जो व्यवस्थाएं हैं ऊपर वाली वो ध्यान रखनी। गवर्नर जनरल, गवर्नर जनरल के बाद में आपके कौन सा? एजीजी, एजेंट टू गवर्नर जनरल। भारत का सबसे बड़ा पद जीजी, गवर्नर जनरल। राजस्थान में सबसे प्रधान पद जो है वो कौन सा है? एजीजी मतलब एजेंट टू गवर्नर जनरल। और इनके अंडर में पीए। पीए मतलब पॉलिटिकल एजेंट। पीए मतलब कौन है? पॉलिटिकल एजेंट। अब अपने राजस्थान के कुछ क्षेत्रों के अपने पीए की चर्चा करेंगे। किसकी चर्चा करेंगे? आपके पीए की जो है वो चर्चा करेंगे। और पीए राजस्थान में उस समय कौन कौन से थे अपने उनकी चर्चा करेंगे। तो आपको देखना है राजस्थान के कुछ क्षेत्रों का पीए आपको ध्यान रखना है। और कुछ क्षेत्र कौन कौन से, जैसे राजस्थान में कुछ क्षेत्रों का आपको पीए ध्यान रखना है। तो उसमें सबसे पहले आपको याद रखना है एक क्षेत्र है आपके जिसका नाम है मेवाड़ का पीए। कौन से क्षेत्र का पीए? मेवाड़ का पीए आपको याद रखना है। एक क्षेत्र है आपके जिसका नाम है कोटा। कौन सा क्षेत्र है? कोटा। तो आपको कोटा के पीए को ध्यान रखना है। एक क्षेत्र है आपके जिसका नाम है जयपुर। कौन सा? जयपुर। तो आपको जयपुर के पीए जो है वो ध्यान रखने हैं। एक क्षेत्र है आपके जिसका नाम है भरतपुर। भरतपुर का पीए आपको जो है वो ध्यान रखना है।
एक क्षेत्र है आपके यहाँ पर मारवाड़ या जोधपुर कह सकते हो, मारवाड़ का पीए कौन था उसको ध्यान रखना है। और एक क्षेत्र यहाँ पर जिसका नाम है सिरोही, इस सिरोही क्षेत्र का पीए कौन था, ये बात आपको ध्यान रखनी है। तो आपके कौन कौन से क्षेत्रों के आपको पीए याद करने हैं, तो सबसे पहले आपको ध्यान रखना है मेवाड़ का पीए, मेवाड़ का पीए ध्यान रखना मेजर सावर्स, मेवाड़ का पीए कौन सा, मेजर सावर्स। मेवाड़ का पीए कौन है, मेजर सावर्स, मेवाड़ का पीए मेजर सावर्स कौन था, मेजर सावर्स। ऐसे ध्यान रख सकते हो कि मेवाड़ या उदयपुर जो झीलों की नगरी है, झीलें मतलब झरने इस प्रकार से गिर रहे हैं कि जैसे सावर गिर रहे हो, मतलब मेजर सावर्स। कोटा का पीए बर्टन, कोटा का पीए कौन है, मेजर बर्टन, कोटा का पीए कौन था, मेजर बर्टन। कोट का बटन, कोट का बटन ऐसे याद कर सकते हो आप इसको, है ना। कोटा का पीए कौन है, मेजर बर्टन। जयपुर का पीए कौन है, इडन या इडर, इडन या इडर। जयपुर का पीए कौन है, इडन या इडर, ठीक है ना। मारवाड़ का पीए कौन है, जिसका नाम है मैक मोशन, क्या नाम है मारवाड़ के पीए का, मैक मोशन, ठीक है ना। हाँ, मैक मोशन कहाँ का पीए, मारवाड़ का पीए। मारवाड़ के पीए के कंठ मोस दिए गए थे मैक मोशन, क्या नाम आता है मारवाड़ के पीए का, मैक मोशन। किसके कंठ मोसे गए मारवाड़ में, तो मैक मोशन के, मतलब इस प्रकार से आप इसको भी ध्यान रख सकते हो। भरतपुर, भरतपुर के पीए का नाम है आपके मोरिसन, भरतपुर के पीए कौन है, जिसका नाम है आपके मोरिसन। तो भरतपुर का पीए भी आपको याद रखना है, जिसका नाम क्या है, मोरिसन। तो राजपुताने में सबसे बड़ी मतलब उस समय जो रेजिडेंसी आई उसका नाम राजपुताना रेजिडेंसी, जिसका मुख्यालय अजमेर, जिसका ग्रीष्मकालीन मुख्यालय माउंट आबू, जिसका प्रधान पद एजीजी, पहले एजीजी मिस्टर लोकेट, लेकिन क्रांति के समय जो एजीजी थे उसका नाम क्या था, जॉर्ज पैट्रिक लॉरेंस। उनके अंडर में जो कार्य कर रहे थे वो अलग अलग क्षेत्रों के पीए थे, जैसे मेवाड़ के पीए कौन, मेजर सावर्स, मारवाड़ के पीए मैकमोसन, जयपुर के पीए इडन या इडर, भरतपुर के पीए मोरिसन, कोटा के पीए बर्टन, और सिरोही के पीए आपके रह गए जिनका नाम था जेडी होल। क्या नाम था, जेडी होल। सिरोही के पीए का नाम क्या था, जेडी होल। तो ये अलग अलग आपके राजस्थान में अलग अलग क्षेत्रों के क्या थे, पीए थे। थोड़ा सा आप इनको यहां से भी पढ़ लीजिए कि आपके राजस्थान में जो अलग अलग क्षेत्र हैं और अलग अलग जो रियासतें हैं उन रियासतों के पीए कौन है। जैसे आपके यहाँ पर दे रखा है मेवाड़ का पीए, मेवाड़ का पीए कौन है, मेजर सावर्स है। इसके साथ साथ आपके यहाँ पर दूसरा दे रखा है जिसका नाम क्या है आपके मारवाड़, मारवाड़ के पीए का नाम क्या है, के मैकमोसन। इसके बाद में आपके अलग से क्षेत्र देश का है कोटा, कोटा के पीए का नाम क्या है, मेजर बर्टन। क्या नाम है, मेजर बर्टन। आपको ये दो तो इंपॉर्टेंट तरीके से ध्यान में होने चाहिए, क्योंकि इन दो पीओ की क्या कर दी गई थी, हत्या कर दी गई थी। इन दो पीओ की क्या कर दी गई थी, एक तरह से हत्या कर दी गई थी। ये आपको तो इंपॉर्टेंट तरीके से याद रखने ही पड़ेंगे, महत्वपूर्ण याद रखने ही पड़ेंगे। बिया सारा ही याद रखना है। मेवाड़ के पीए मेजर सावर्स, मारवाड़ के पीए मैकमोसन, कोटा के पीए मेजर बर्टन, जयपुर के पीए इडन या इडर, भरतपुर के पीए मोरिसन। भरतपुर के पीए का नाम क्या आता है, मोरिसन। इसके बाद में निक्सन बना था, पहले मोरिसन था और इसके बाद में कौन बना था, निक्सन बना था। और इसके बाद में सिरोही के पीए का आपको नाम याद रखना है, सिरोही के पीए का नाम क्या था, जेडी होल। सिरोही के पीए कौन थे, जेडी होल। ये आपके अलग अलग रियासतें थी और अलग अलग रियासतों के ये क्या थे, पीए थे, पॉलिटिकल एजेंट थे, और ये आपको ध्यान रखना।